सारे विद्यार्थियों का आंसर आ जाना चाहिए। बोला गया है दो वस्तुओं को क्रमशः एक को 25% दूसरे को 10% के लाभ पर बेचता है और क्रय मूल्य का अनुपात आपको दे रखा है। जब क्रय मूल्य का अनुपात ही आपको दे रखा है मेरे दोस्तों, आपको सिंपल सी बात है 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है और एक 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है। हमें तो टोटल निकालना है ना, कुल लाभ, तो नेट निकालना है आपको। तो जेएसएम लगा दो। तो क्या करते हैं सर, न्यूनतम को मान लेते हैं, फिर उसके बाद यहां से इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 15% ज्यादा आ रहा है। ये देखो ना कितना ज्यादा है, ये 15% ज्यादा है। 3 यूनिट में 45 ज्यादा हो गया, यहां से कुछ आएगा नहीं। तो 45% केक कटेगी तो भैया किसमें बटेगी बताओ? केक कटेगी तो सर सब में नहीं बटेगी क्या? 4 और 3 साथ में। तो यहां से सॉल्व करने पर क्या निकल कर आ रहा है मेरे दोस्तों, देखते हैं। 70 और 45 115/7%, यही आपका नेट प्रॉफिट हो गया। आप सब लोग बना पाए क्या? जल्दी से मुझे बता दो। आपको काफी अच्छा लगेगा डियर अगर आप खुद बनाएंगे तो। ये तो जेएसएम मेथड हो गया। अब एक और तरीका है इसका, आप जरूरी नहीं है कि जेएसएम से करो। एक और तरीका है, वो डायरेक्ट तरीका है। वो क्या है? 25 या 75, तो यहां 75% का प्रॉफिट हो रहा है और 10 चौके 40, यहां 40% का प्रॉफिट हो रहा है। और अपॉन क्या करना है? केक कटेगी सब में बटेगी। तो यहां से भी आपका डायरेक्टली आ जाता है आंसर। ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज है ना? तो आप दोनों में से कोई तो सीखो यार, कभी तो मैं आपके जवाब देखूं कि भाई आए हैं आपके आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है सर। तो हमने एक त्रिभुज पी क्यू आर बना दिया और यहां एक चीज बोली जा रही है कि सर P प्लस क्यू जो है ना वह आर के बराबर है। यानी कि P प्लस क्यू का जो मान है वो आर के बराबर है। एक्चुअल में आपसे बोला गया है पी आर बराबर 16 और क्यू आर बराबर आपका 63। तो पी क्यू कितना होगा मेरे दोस्तों? एक चीज मुझे बताओ कि अगर आपके सामने इन दोनों का जो एंगल है, एंगल पी और एंगल क्यू, ये आपके एंगल आर के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं क्या 2 एंगल आर बराबर 180? तो एंगल आर बराबर 90 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या दोस्तों? आप मुझे खुद बताइए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो गुरुजी आपने यह तो चीज पता लगा ली कि यह कौन सा त्रिभुज है। यह सर एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है। पहली बात, कौन सा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब जैसे ही आपको यह पता लग गया कि कौन आर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपने राइट एंगल बनाया। भाई आप यही तो करोगे। अब आपने पहले तो पता लगा लिया, अब आपको पता लग गया कि कौन आर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने भी ठीक है, मैंने कहा भाई इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया। अब क्या बोला जा रहा है? क्यू आर बराबर 63 है। पी क्यू आपका क्या होगा सर अगर पी आर बराबर 16 है? तो आपको पता है कुछ कि ये ट्रिपलेट बन सकता है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या आपको पता है कि ये ट्रिपलेट बन सकता है? हाँ होता है। आप चाहे तो यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर लें। 6 का 36, 3 का 9, 9 और 6 15 का 5, तो केवल 65। और मैं लिखाता भी हूं 16, 63 और 65, यह भी एक ट्रिपलेट होता है डियर। तो मैं जो आपको कह रहा हूं कृपया करके ध्यान दिया करो डियर, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखाकर जा रहा है और यही आपका आंसर आ रहा है। एक दुकानदार 5% की छूट देकर वस्तु बेचता है और इतने रुपए का लाभ कमाता है, तो कोई भी छूट ना हो तो लाभ प्रतिशत, यानी कि आपको कुल मिलाकर एमपी और सीपी का रेशियो ही निकालना है। लोग हो गया। एमपी के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट वाली बात आती है तो 100 - 5, और सीपी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा 23.5। तो कुल मिलाकर ये कितना आ रहा है? 123.5, 95 पॉइंट हटा दो, काटा पिटी चालू रख दो। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। ठीक है, और 190। और कुछ, और कुछ कट रहा है? और क्या हो रहा है? कट रहा है 19 से कटेगा 247, कटेगा शायद, है ना? 19 से कट रहा है 247, तो 247/19 आप करते हैं तो आपके सामने 13 आ रहा है। 13/10, यही तो बोला जा रहा है। आप मुझे ये बताओ, जब आप कोई भी छूट नहीं मिलेगी आपको, तो आप मान के चलो एक बिस्कुट का पैकेट खरीदने गए, आपको कहा दुकानदार ने कि कोई डिस्काउंट नहीं है, तो आप उसको किस पर खरीद कर लेकर आओगे बताओ? तो सर जानबूझकर लाना ही एमआरपी पर पड़ेगा वो, क्योंकि उस पर छूट ही नहीं दे रहा वो। तो बस इसलिए यही सेलिंग प्राइस हो गया इस बार आपका। तो 3 का प्रॉफिट 10 के रेस्पेक्ट में गुणा 100,
तो 30% प्रॉफिट हो गया। कि एक जैसे प्लस माइनस में कुछ आ जाए तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, सी एंड डी लगा सकते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब आप देखेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, डिटेल में बता देता हूं, लेकिन हम डायरेक्टली करते हैं, वो हमारा टाइम सेव करेगा। अभी मैं बताऊंगा तो फिर रोना मत, एक तो बताऊंगा फिर ऊपर से कहोगे अरे सर ये तो बहुत टाइम टेकिंग है। अरे मैं तो डायरेक्टली कर दूंगा उसको, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बताना चाहता हूं। चलिए, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है कि ऊपर वाले पार्ट में इस नीचे वाले पार्ट को ऐड कर दिया जा रहा है। तो x प्लस 3 प्लस एक्स रूट एक्स माइनस 3 में डिनोमिनेटर को ऐड करने पर, तो सबसे पहले तो हम ऐड करते हैं, फिर ऊपर वाले पार्ट में से ही, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है उसी में से ही घटाते हैं डिनोमिनेटर को, और यही सेम काम हम इधर भी करते हैं दूसरी साइड भी। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो गुरुजी देखो ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो मैं डायरेक्ट इसलिए लिखता हूं, और यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं क्या, x प्लस 3 बटे अंडर रूट एक्स माइनस 3, 2 से 2 भी कट जाएगा, बराबर आ रहा है 4 बटे 2, यानी कि 2। दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर, तो क्या करेंगे सर, x प्लस 3 4 गुणा एक्स माइनस 3, सॉल्व करूंगा बढ़िया वाला और आंसर भी निकाल के दिखाऊंगा आपको। 4x माइनस 12, 15 बराबर 3x, और यही आपका आंसर भी है। आपको 3x ही तो चाहिए, यही 15 है। अच्छा लगा डियर? कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि ABC आपका एक ट्राइंगल है। जिसको नहीं आता प्लीज ध्यान से मेरे इस कंटेंट को देखें, और मैं जैसा बना रहा हूं वैसे कोशिश करें आप कि भाई ABC मेरा एक ट्राइंगल है सर, डी BD AC पर लंब है, डी पर, है ना, डी पर BD AC पर लंब है, डी पर BD AC पर लंब है। ठीक है भैया, यानी कि एक परपेंडिकुलर भी डालना पड़ेगा आपको, डाल दिया। डी बिंदु पर BD जो है वह क्या है, AC पर लंब है। ई BC पर इस प्रकार है कि BEA बराबर x है, यानी कि ई BC पर इस प्रकार है कि BEA बराबर x है, यानी कि ये आपका जो कोण हो गया ये x हो गया। EAC बराबर 62 डिग्री है, EAC ये आपका 62 हो गया। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना आप लोगों को, कर पा रहे हो ना? ठीक है। अब EBD 60 है सर, EBD कहाँ है, EBD ये 60 है। अब मैं बताऊंगा कि x का मान कैसे निकालेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ये 90 डिग्री है दोस्त, तो क्या ये भी 90 डिग्री होगा? यस या नो में जवाब दो बस। आप ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको भी, मेरे को भी नहीं देनी है आपको। तो सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि यहाँ भी ये भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे बताइए ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये वाला बताओ, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। तो 90, 62, 152 और बचे कितना, 28। तो ये अगर 28 हो गया मेरे दोस्तों, तो क्या ये भी 28 हो जाएगा? यस या नो? यस। क्यों होगा बताओ, कारण भी बताते चलो। क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्ष अभूमिक कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 28 और 60 कितना हो गया, 88। तो ये कितना हो जाएगा, 92 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने समझ के क्वेश्चन बनाया होगा। मिल्क और वाटर, यानी कि ये 2:3 है, 2:3 है, 1:2 है। इन्हें 1:3 में मिलाया जाता है तो नया वितरण बताइए। अब पहले बताओ क्या करते हैं। अगर आप 1:3 में मिला रहे हो तो यानी कि यह, इसका आयतन और इसका आयतन सेम है क्या? आयतन कैसे मतलब सर? मुझे ये बताओ, क्या यहां मिल्क और वाटर जो कि 5 यूनिट दिख रहा है, तो क्या यहां मिल्क और वाटर जो कि 3 यूनिट दिख रहा है, ये सेम है क्या? नहीं।
सबसे पहले सेम करो। तो सेम करने के लिए क्या करूंगा सर, 3 का गुणा करूंगा और 5 का गुणा करूंगा। अभी मैं केवल सेम कर पाया हूं, यानी कि अगर मान के चलिए मुझे इसको 1:3 में मिलाना है, तो यहां 1 का गुणा और करूंगा और यहां 3 का गुणा और करूंगा, क्योंकि मुझे तो 1:3 में मिलाना था ना। जब आप किसी को किसी रेशो में मिलाओगे तो पहले इक्वल करना पड़ता है। तो अब आप देख लो मिल्क और वाटर कितना है, तो 3 का गुणा कर रहे हो 2 में, तो मिल्क पहले वाले में तो आ रहा है 6 और दूसरे वाले में आ रहा है 15। और वाटर देखिए, पहले वाले में आ रहा है 9, 3 तिया 9 और दूसरे वाले में आ रहा है 30 सॉल्व करने पर। तो ये हो गया 39 और ये हो गया 21 और 39, तो 7:13। उम्मीद करता हूं आप सभी ने समझा होगा जैसा कि मैंने प्यार से समझाया है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार पात्र आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गेंद इस पानी में पूरी तरह से डुबोई जाती है तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर मैं बात करना चाहूं तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि भैया इस बेलन की ऊंचाई में कितना परिवर्तन आएगा यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गेंद उसके अंदर डाली जाती है। यानी कि एक गेंद का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि जिस आयतन को गेंद घेरेगी, यहां तो आर डैश मान लो आप, ठीक है। तो यहां मैं कह सकता हूं पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू कितनी है 7 × 7, एच आपको निकालना है, यह बराबर है 4/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। बस हो गया काम। 3 से काटा मैंने इसको 2 बार, तो 48 इंटू 6/49। अब प्लीज मेरी कैलकुलेशन को जरा देखिए आप। मैं कहना चाहता हूं कि यार यहां अगर 49 होता तो आंसर आपका 6 आ जाता है अप्रोक्स, लेकिन यहां 49 नहीं है, ये कम है, तो आंसर इससे थोड़ा सा कम आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, लगभग आपका डी हो जाएगा। कई विद्यार्थी सॉल्व करने बैठ जाते हैं, एक संख्या क्रमागत लिख दिया, यानी कि ये क्वेश्चन किसका बन गया, सक्सेसिव डिवीजन का। यह क्वेश्चन किसका बन गया, सक्सेसिव डिवीजन का। तो क्वेश्चन तो आसान है सर, क्योंकि 3, 4, 7 से विभाजित करने पर आपके जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं वह अलग अलग आ रहे हैं। वो कितना आ रहे हैं, 2, 3 और 5। तो क्या करते हैं डियर, पहले तो आप कॉलम को जोड़ते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, देन फिर जोड़ते हैं। तो 7 और 5 12, 12 चौके 48 और 3 51, 51 इंटू 3 ये हो गया 153 और 2 155। यानी कि आपकी जो संख्या निकल कर आई है वह न्यूनतम संख्या 155 है। अब यही बोला गया है कि उस संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब जब 42 से विभाजित करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भैया 4 तिया 12, 3 बार गया 29 आएगा भाई साहब, 29 रिमाइंडर आ जाएगा, बस काम हो गया। और बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 15 कम है। यानी कि ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 15 कम है, यानी कि ए और बी वाला कम आएगा। मतलब सी का जो अंक दे रखा है वो 65 है, तो ए का द्वारा प्राप्त अंक लिखिए, करते हैं सॉल्व। तो मैं यहां देख रहा हूं बी प्लस सी माइनस ए माइनस का बी बराबर हो गया 30। तो बी से बी कट गया डियर, तो सी माइनस ए बराबर हो गया 30। ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 65 माइनस 30 35। ये लो हो गया सॉल्व। सर एक राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज दे रखा है। अब पहले तो हम कहते हैं सर 20% बराबर आपका जो ब्याज है 8100 रुपया है। मूलधन आ जाएगा कितना, 5 का गुणा कर दो, 40,000 4 लाख यही है क्या, 4,05,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यस। अब समान राशि पर, यानी कि यही प्रिंसिपल है, 15% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा,
अगर वार्षिक रूप से संयोजित हो 2 साल का, तो हम जानते हैं सर 2 साल का 15% की दर से 32.25 होता है। अगर सॉल्व करने में तकलीफ आ रही है तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। 405 ले लो, 32 सही 1/4 ले लो। ओ सॉरी सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, इसको जीरो ही तो हटाना है अपन को, कौन सा दिक्कत है, हम वैसे भी काम नहीं करेंगे इस पे, हम तो वैसे भी 405 को लेके चल रहे हैं। तो यहां हमने देखा कितना आया 405 32 कितना हो रहा है ये 129/4। सॉल्व करने पर कितना आया डियर, करीबन आया ये 100 आ गया मान लो एक तरीके से, है ना 100, तो करीबन 12,000 के करीब आंसर आएगा। और 100 से ज्यादा है तो यानी कि 13,000 के करीब आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए। केंद्र ओ वाला एक व्रत है, मैंने एक व्रत बनाया जिसका केंद्र ओ है। व्रत बिंदु पी और क्यू पर ए से मिलने वाली एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ए से स्पर्श रेखा खींची जाती है और आपको जो कोण दे रखे हैं उनका रेशो निकालना है। चलो निकालते हैं भैया, एक एक करके सारी चीजें सॉल्व करते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन काफी प्यारा है। तो सर कैसे होगा ये हल, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है डियर। देखिए आपके सामने सिंपल सी बात है कि यहां पर डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोला क्या जा रहा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट P and Q of a circle centered O meet at A। सही है क्या, अरे यही सब डायग्राम बनेगा ना। चलिए, और ये क्या है P और Q, आराम से समझना। POQ आपको दे रखा है, तो हम जानते हैं सर ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। POQ ये आपका 120 है सर। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, खूब बताया, खूब इसी क्लास में खूब बताया है, 60 डिग्री होगा। अरे कारण ही नहीं है कुछ, मतलब कुछ रटने का कारण नहीं है, समझने का कारण है। ये 90 है, ये 90 है, तो 180 तो ये हो गया, तो ये भी तो 180 होगा। 4 भुजाएं बन रही है ना, चतुर्भुज बन रहा है देखो, तो इनका अनुपात पूछा है आपसे। तो PAQ क्या है 60 है, PAQ और PAO कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कौन समद्विभाजक भी होता है। दोनों बातें आंसर है इसका। एंगल बाइसेक्टर। ट्रेन ए जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी, एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई से 3 गुना थी उसे 20 सेकंड में पार करती है। एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई से, तो मैंने कहा ट्रेन ए मेरा एल लेंथ की है, तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 3L। ट्रेन ए जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी उसको 20 सेकंड में पार कराने की 4L, और बी की गति 18 है, समान विपरीत दिशा में पार कर रही है, तो 108 इंटू 5/18 इंटू 20। दोनों की चालों को जोड़ा क्यों मैंने, आप में से कोई बता सकता है क्या, मैंने दोनों की चालों को ऐड क्यों कर दिया। अरे बोला है सर विपरीत दिशा बोला है, आप ऐड करना पड़ेगा आपको, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो यहां हम कह सकते हैं 6 पंजे 3 600, तो 4L बराबर आ गया 600। ए की लंबाई पूछी गई है तो L बराबर 150, यही आंसर है। बी की लंबाई कितनी हो जाए, यहां बोला गया है सर जो आपका एंगल होगा वो 180 से लेकर 270 के मध्य में होगा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो आप मुझे बताइए एक्स क्या होगा आपका, सर एक्स वैसे तो 60 डिग्री हो जाता, लेकिन 180 + 60 होगा, क्यों, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर अंदर लेना है, तो एक्स निश्चित तौर पर आपका 240 होगा। ठीक है सर, तो अगर x 240 हो गया तो tan स्क्वायर, क्या मैं डायरेक्टली इसको तो लिख सकता हूं 60 डिग्री,
क्यों? क्योंकि tan का तो खुद का इलाका है माइनस, लेकिन cosec का खुद का इलाका ना हो चाहे भले से सर, लेकिन हैगा होगा तो ये cosec 60 डिग्री का होल स्क्वायर आएगा तो पॉजिटिव ही। तो ये कितना होता है सर? 3 दूनी 6 माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 4/3। तो आंसर आपका निकल कर आएगा 2। मजा आया? अब 700 के आपको और फैक्टर निकालने हैं। तो 700 के और फैक्टर कैसे निकालने? 7 इंटू 100। अब 100 को हम क्या आएंगे? 25 चौके 100। तो यानी कि हम यहाँ क्या 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 कह सकते हैं? 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। यस। अब आपको नंबर ऑफ और फैक्टर निकालना है। तो नंबर ऑफ और फैक्टर के लिए तरीका क्या करना होता है सर? इसको लिखना होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। हमें केवल और केवल और फैक्टर चाहिए। तो इसका क्या काम? बस तो यहाँ एक तरीके से, यहाँ 3 तरीके से और यहाँ 2 तरीके से। तो कुल मिलाकर 6 फैक्टर हो जाएंगे जो कि ऑड होंगे। ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिन तक एक साथ काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया। शेष कार्य के 60% को ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो मैंने कहा भाई ए 35 दिनों में किसी कार्य को करता है, बी 15 दिनों में किसी कार्य को करता है। यहां हम कह सकते हैं कि भाई टोटल कार्य मैंने मान लिया 210। अब जब हम 35 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? 6 निकल कर आएगा। और 15 का भाग देते हैं तो कितना निकल कर आएगा? 14 निकल कर आएगा। या फिर हम इसको 105 भी मान सकते हैं, है ना? इसको आप 105 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 105 एलसीएम आ रहा है। तो 105 मान लो, जिससे कि ये 3 रह जाएगा और ये 7 रह जाएगा। अब बोला जा रहा है 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 10 की एफिशिएंसी से 7 दिनों तक 70 यूनिट काम तो उन्होंने कर लिया। फिर उसके बाद बी छोड़ गया, तो 70 यूनिट काम कर लिया, तो 35 यूनिट काम बचा हुआ है। अब 35 यूनिट काम बचा हुआ है सर, शेष कार्य का 60% करना है, यानी कि 3/5 करना है इसका, यानी कि कितना हो जाएगा? 21 यूनिट काम। और कौन कर रहा है? अकेला ए, 3 की एफिशिएंसी से 7 दिनों में। तो 7 डेज आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो ये हो गया साइन वाई, ये हो गया अपॉन कॉस वाई, बराबर कितना हो जाएगा? 3 और 1 4/2, 2। तो tan वाई बराबर कितना हो गया भाई? 2 हो गया। लेकिन हमें तो 1/tan वाई निकालना है, तो आंसर कितना होगा? 1/2। एक घन का विकर्ण दे रखा है, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 8। घन का आंतरिक आयतन 216 है। घन की भुजाओं अज्ञात डी मोटाई, डी सेंटीमीटर मोटाई की है, तो डी का मान बताइए सर। तो आंतरिक आयतन आपको दे रखा है, लेकिन अगर हम जानते हैं तो घन का बाहरी आयतन कितना हो रहा है? 512। अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो भी डी मोटाई वाली बात आ रही है वो किस तरह से रिलेटेड आ रही है, ये आपको देखना है। तो 8 - 6, या फिर हम ये बोल सकते हैं सर, इतनी माथापच्ची करने की जरूरत क्या है सर आपको? क्यों? जब आपको आंतरिक आयतन दे दिया तो आंतरिक भुजा कितनी हो जाएगी? 6 नहीं हो जाएगी क्या? हाँ यार। तो जो मोटाई होती है वह हमेशा बाहर और आंतरिक के अंतर का ही तो मतलब होता है, डिफरेंस। तो इस तरह से आप इजीली, क्या बोला जा रहा है? माध्यिका और माध्य का योग बताइए। पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो भाई, 4 4 4। चलिए, क्या आ रहा है?
ठीक है। अरे वो पेन काम ही नहीं कर रहा था, अब चल रहा है। पेन ही काम नहीं कर रहा था वो, अचानक से पता नहीं क्या हो गया था। चलो कोई नहीं, अब चल गया। देखो क्या है, यहाँ पर बोला गया है 3, फिर उसके बाद आप लोगे 4, उसके बाद लोगे 4, फिर 3 एक बार और है, फिर उसके बाद लोगे आप 4, उसके बाद आप लोगे 5, उसके बाद आप लोगे 6, उसके बाद आप लोगे 8, उसके बाद लोगे 7। फिर उसके बाद आप लोगे 8 और फिर उसके बाद लोगे 11। देखना कितना यही आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको निकालना है मीडियन। तो मीडियन क्या होगा डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं मीडियन का, तो मीडियन क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5, तो पांचवा और छठवां बटे 2, तो 4 + 5 बटे 2 यानी कि 4.5 आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है। और अगर मैं आपके माध्य को निकालता हूं, मीन को निकालता हूं, तो कितना होगा माध्य, तो माध्य सर कितना होने वाला है आपको अगर मैं देखना चाहूं माध्य, तो हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18, 18 और 5 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44 और 55, 55 बटे 10 5.5, 5.5। तो आपसे इनका सम पूछा गया है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर भी है। इतना निकल कर आ रहा है a/4 बराबर 1 + 3/a। सॉल्व करने पर कितना निकल कर आएगा दोस्तों, यहां पर हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया, तो a² बटे 4 बराबर a + 3। ठीक है, ये हो गया सर a² बराबर 4a + 12, a² -4a - का 12 बराबर 0। तो 12 के ऐसे टुकड़े करके बताएं जिन्हें घटाने पर 4 आ जाए, 2 और 6। यहां माइनस है तो यहां प्लस वाला डोमिनेट करेगा, तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई सर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है कि a की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, सही है ना, a की वैल्यू आ गई 6, तो और -2 भी आ गई। आपसे आंसर क्या आएगा भाई, AQ, तो या तो आपका आंसर 216 हो जाएगा या आपका आंसर -8, तो यहां माइनस वाला चुना हुआ है इसमें।